हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है आपके एग्जामिनेशन 15 ऑफ मार्च 2023 की। तो उसको जाके आप नीचे से जाके कहाँ से यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे आंसर की चैलेंज। इस पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट होंगे एक नवीन पेज के ऊपर। ये ऐसा बोलेगा आपको ओके करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। इस जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ इंटरफेस खुलेगा और इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा यहाँ पे साइकोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स बना होगा यहाँ पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ एक न्यू टैब ओपन होगा और न्यू टैब में क्या रहेगा, आपको मिलेगा आपका क्वेश्चन पेपर और जो आंसर आपने 1 2 3 जो भी मार्क किया था वो वहां से आपको मिलेगा। ऑफिशियल आंसर की कहाँ मिलेगी, इसी टैब के नीचे एक और लिखा है यहाँ पे क्लेम, और ऐसा कुछ बार करके लिखा होगा आंसर की। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप उसी टैब के अंदर आपका खुलेगा और वहां पे आपको लाइन से 14001 ऐसे लिखा रहेगा और उसके सामने जो करेक्ट आंसर है उसका जो भी नंबर होगा 14232, जो भी करेक्ट आंसर होगा वो उसके सामने लिखा होगा। तो ये जो 14232 है वो कहाँ किसके साथ मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए आपकी जो क्वेश्चन पेपर में जो आपने 1 2 3 मार्क किया है उसके सामने से। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो आंसर की है उसको कंप्लीटली आप मैच कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स शीट के साथ। ठीक है, एक टैब में अपनी रिस्पॉन्स शीट ओपन रखिए, एक टैब में आंसर की ओपन रखिए, यहाँ पे चेक करिए, फिर यहाँ पे मैच करिए। मैच होता है तो आपका वो आंसर सही होगा और गलत होता है, मैच नहीं होता है तो क्या होगा, आपका आंसर वहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं हम किसी प्रकार के थोड़े से एनालिसिस की। खैर वैसे ज़्यादा वीडियो बनती नहीं है इस प्रकार की, लेकिन फिर भी बात करेंगे किसकी, हम बात कर रहे हैं मार्च 2023 के पेपर की। जो कि आपका सेशन कौन सा है, आपका सेशन चल रहा है दिसंबर 2022 वाला। ठीक है, पेपर जो था इसका पैटर्न जो था इस बार चेंज देखने मिला है। जो ऑर्थोडॉक्स पैटर्न आ रहा था इसके पहले तक वो इस बार नहीं पूछा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास एड ऑन क्या मिला है, आपको आपको मिले हैं मैच द कॉलम। ठीक है, कई सारे मैच द कॉलम हैं और जो आप देखते थे कि आपके रिसर्च के पैराग्राफ्स में जो आपसे सवाल पूछे जाते थे उनको इस बार कहाँ डाल दिया है, उनको आपको मैच द कॉलम में डाल दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ पेपर हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये टफ था पेपर। ठीक है, क्योंकि आपको जो टाइम मिला था बहुत कम मिला था, दिसंबर, जैन और फेब, है ना। दिसंबर तो खत्म ही हो गया था, लगभग 2 महीने की तैयारी आप लोगों ने की, जनवरी फरवरी। तो उस हिसाब से आपका जो पेपर था ये आपके लिए टफ था। इजी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इजी किन लोगों के लिए है, जो जिन्होंने कौन सा एग्जाम दिया होगा, जिन्होंने लास्ट जुलाई वाला 2022 का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, उन लोगों को ये इजी लग सकता है क्योंकि तब से प्रिपेयर कर रहे थे, इसके भी 2 महीने पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड देन बाद में आते आते भी उनको क्या हो गया, यहाँ पे दिसंबर 22 देने का मौका मिला, तो उनके लिए ये पेपर इजी रहा होगा। ठीक है, तो ये काफी मुश्किल है कि किसी ने अगर दिसंबर 29 के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की हो और ये एग्जाम में वो क्लियर करें। ऐसे काफी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं होंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस हैं, है ना। इक्का दुक्का 3 4 लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसे होंगे। ठीक है, और पास होने के बाद हर कोई क्लेम करता है तो उसमें बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है वो, लेकिन आइडियली ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या है, अगर आपको लगता है पेपर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया है तो अब आपके पास कौन सा मौका है, जून 2023 का एक सॉलिड मौका है। आपने जो भी पढ़ाई की है उसको अप्लाई करके प्लस इस पेपर में जो गलतियां हुई है उनको सुधार करके जून 2023 में आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो पेपर आपके लिए कैसा था, पेपर आपके लिए टफ था। कि हम बात करें 2021 का पेपर आप लोगों ने देखा हुआ है, उसके मुकाबले 2022 का पेपर जो था वो एकदम से इजी हो गया, है ना। 2022 के पेपर में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे, घुमा फिरा के नहीं। लेकिन इस बार जो क्या किया गया, 2022 23 का कह सकते हैं इसको, मार्च 2023 का जो पेपर था उसको क्या किया गया, उसमें आपका कंसेप्ट पूछा गया। ठीक है, और कंसेप्ट को भी कैसे पूछा गया, पहले आपको 1 2 3 सवाल ऐसे घुमा फिरा के मिल जाते थे। इस बार लेकिन उन्होंने लगभग ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है, 10 12 ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे जहां पे चीजों को क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया गया है उन प्रश्नों को। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, आते हुए प्रश्न में क्या हो गए, यहाँ पे
कई लोगों के वहाँ पे गलत हो गए हैं। जो प्रश्न बन रहा था बड़ी आसानी से, लेकिन अगर हाँ वो 20 का पेपर होता, 21 का पेपर होता, 22 का पेपर होता तो आपको वो बन जाते, सीधे सीधे आंसर आपको मार्क करने मिलता। लेकिन यहाँ पे देखिए इस बार ग्रंथियों के बारे में भी आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। जो आपको एक सवाल था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में, ठीक है। और वैसे लास्ट टाइम की अगर हम कट ऑफ की बात करें, लास्ट टाइम कट ऑफ कितना गया था आपका? लास्ट टाइम कट ऑफ गया था आपका 192 कुछ था आपका जनरल का, एंड उसी के साथ साथ 216 था आपका JRF का, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ रहेगा आपका इसी ब्रैकेट के आसपास आपको देखने मिलेगा इस बार भी, लगभग लगभग ये आपका 180 175 ऐसे कुछ वेरी कर सकता है। उतने एक्सपर्ट नहीं है इस कट ऑफ के मामले में, तो आप ये सिर्फ एक ओन व्यू है ना, हमारा ये पर्सनल व्यू है, तो इसको आप बिल्कुल सीरियसली ना लें, ठीक है। हो सकता है सही हो जाए तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, हो सकता है गलत हो जाए तो आप लोग बोलेंगे बहुत गंदा है बहुत गंदा है, ठीक है। तो ये पर्सनल व्यू है, डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है सही तो इसको मानिए, नहीं लगता है तो भी मत मानिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रेडिक्शन है, कोई कभी प्रेडिक्ट करेगा, कभी सही होगा, कभी कभी गलत होगा, है ना। तो उस भंवर से बचने के लिए क्या करना है हमको? मध्यम मार्ग पे चलना है। मध्यम मार्ग क्या है? वो है हमारी पढ़ाई, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो है, आप अगर आपने पढ़ाई की हुई है डेफिनेटली आप 200 छुएंगे। 200 में आपका, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नेट आपका गारंटीड 100 नहीं 99% आपका हर बार होगा, है ना। अगर आप 200 भी टच कर रहे हैं तो डिपेंड करता है आपको डेफिनेटली। देखिए सिंपल सी बात है, 2022 का इतना आसान पेपर था, इतना आसान नहीं कहेंगे बट हाँ आसान पेपर था एज कम्पेयर टू 2023, ठीक है। तो उतना आसान पेपर होने के बावजूद भी कितना गया था वहां पे आपका स्कोर? कट ऑफ नेट के लिए बस गया था आपका वहां पे 192, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए 200 टच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप 200 कर रहे हैं इसका मतलब आपका नेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। 2023 की बात करें तो कुछ भी कहना मुश्किल है, वेट करेंगे क्योंकि अभी तो कुछ एक दो सवाल ऐसे भी हैं जिनको क्लेम किया जाएगा, है ना, उनके आंसर शायद बदलें, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसका भी कोई यूडाइमोनिया नहीं है, ठीक है, कि वो आंसर चेंज होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मान के चलिए कि अगर चेंज होता भी है तो आपका अगर मान लीजिए स्कोर आ रहा है 180, तो कितना हो सकता है वो? 180 से आपका 176 या फिर 184 या फिर 182, इतना ही आपका वेरी करेगा। 174 178 इतना ही जो आप ये है 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे इतना ही आप वेरी करेंगे, ठीक है। अगर होता भी है तो, लेकिन इसके चांसेस जो है एनटीए काफी कम बार आंसर जो है क्लेम में बस चेंजेस नहीं करता है, तो इसका आप ध्यान रखें। जो भी है आपका, जितना भी आपका आ रहा है, आपका ए अगर आ रहा है तो ए के कुछ ऊपर नीचे एक दो प्रश्न का ब्रैकेट रहेगा आपके पास कि आपका आंसर की जो फाइनल आंसर की आएगी वो इतना वेरी कर सकती है, ठीक है। तो जो आप लोग करके आ गए हैं वो तो करके आ चुके हैं 15 मार्च को, ठीक है। आपके सामने मौका है कि आप क्या करें 2023 का, आप जो जून अटेम्प्ट है उसको आप सीरियसली होके अच्छे से दें। अभी आपके पास 2 महीने और है, मतलब 2 महीने की प्रिपरेशन प्लस 2 महीने की जून में आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ साथ पेपर 2 जो था आपका टफ था एंड पेपर 1 जो था वो आपका इजी था, ठीक है। जो लोग बिना पढ़े गए वो भी 30-35 जो है आपके स्कोर कर रहे हैं पेपर 1 के अंदर, ठीक है। डीआई वगैरह जो था इस बार देखा गया वो काफी इजी था, मैथ्स भी जो थी काफी इजी थी। आपका एक सवाल था एवरेज के ऊपर से, एक सवाल था आपका जीएचजी गैस के ऊपर से, एक सवाल था आपका लर्निंग के ऊपर से। अगर आपने थॉर्नडाइक के लॉस भी पढ़े हैं तो वो भी बन जाएगा आपसे। और भी कई सारे सवाल थे, मतलब 30-35 लोग बड़े ही आसानी से बिना पढ़े भी, एक बार भी एक दिन भी पढ़े हुए लोग क्या कर रहे हैं 30-35 स्कोर कर रहे हैं। मतलब यहाँ की टफनेस और यहाँ की इजीनेस ने क्या कर दिया है, हार्डी पर्सन का भी सवाल पूछा गया था तो वो क्या कर दिया गया यहाँ पे आपको मध्यम मार्ग पे फिर से ले आया गया है, क्योंकि ये भी कंसिडर करेंगे और ये भी कंसिडर करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि जो भी कट ऑफ वगैरह आता है ना, उतने एक्सपर्ट नहीं है कट ऑफ के मामले में कि आपको कितना आएगा कितना नहीं आएगा। उससे अच्छा ये है कि कोई हम पढ़ाई के लेक्चर बना लें और आप देख लें तो वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर इस साल का 2023 का, है ना। उसके कुछ आसान सवाल, कुछ इजी सवाल जो क्या करेंगे, जो हर कोई सही करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो कट ऑफ को बढ़ाएगा, ऊपर लेता जाएगा। और कुछ सवाल हार्ड वाले जो सबके ऊपर से क्या किए गए होंगे, उस दिन बाउंस बैक किए गए होंगे, और वो क्या करेगा, आपको कट ऑफ को नीचे खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको सवाल आसान लग सकते हैं, इजी लग सकते हैं, अभी आप आराम से ठंडे में गर्मी में धूप में बैठ के आप इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो ठीक है। लेकिन हकीकत यह है, सच्चाई यह है
कि जब आप उस माहौल में होते हैं, आपके आस पड़ोस सब साइकोलॉजी वाले बैठे हैं, 3 घंटे के अंदर, है ना, जब आप रियल टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आसान सवाल में भी क्या होते हैं, आपके पसीने छूटते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ पैराग्राफ का सवाल है जीन पियागेट वाला, उसमें भी लोगों ने गलतियां की है। ठीक है, अभी देखेंगे तो लगेगा हाँ तो बहुत आसान है, काफी इजीली बन जाएगा, लेकिन कभी क्या है, मतलब वो एक डायलॉग है ना कि शेर का सामना कभी जंगल में करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना खूंखार है ना, बंद पिंजरे में तो छोटे बच्चे भी जो है मूंगफली का दाना फेंक के मारते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर और उसके कुछ सवाल, चुनिंदा सवाल दिखाएंगे, अभी सारे नहीं, है ना, उनको हम देखते हैं। ये देखिए सबसे पहला सवाल आपके 15 मार्च का, आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी एग्जामिनेशन का। द टर्म इंटीग्रल योगा इज पॉपुलराइज्ड बाय पाणिनि, पतंजलि, श्री अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस। समग्र योग शब्द पद को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो ये सवाल का जो आंसर है 60 to 70% लोग जो हैं क्या करेंगे, इसको सही मार्क करेंगे, है ना। कुछ बचे 15 से 30% जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, इसको गलत मार्क करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, इंटीग्रल योगा की बात कौन करता है, सीधे सीधे कौन करते हैं बात इसकी, श्री अरबिंदो बात करते हैं, है ना, श्री अरबिंदो जो है बात करते हैं। इनको अगर आप देखेंगे, इनका आश्रम वगैरह आप देखते हैं यहाँ पे पौंडीचेरी वगैरह में यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे इंटीग्रल योगा, समग्र योगा की इनकी किताबें भी हैं, है ना, तो उसको जाके भी आप देखते हैं, वहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रल योगा की जो बात है, समग्र योग की बात करते हैं, ये कौन बात करते हैं, ये करते हैं आपके श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो। ठीक है, पाणिनि कैसे बात कर सकते हैं, पतंजलि भी बात नहीं करेंगे इसकी। ठीक है, तो आप लोगों में से किस जो 15 से 30% लोग हैं वो किसको मार्क करेंगे, पाणिनि या पतंजलि। योगा को देख के पतंजलि मार्क करते हैं शायद वो, है ना, पतंजलि के बहुत सारे वो व्यापार वाले प्रोडक्ट खाते होंगे, देखते होंगे, तो वो मार्क कर सकते हैं, लेकिन सही उत्तर क्या है यहाँ पे, श्री अरबिंदो। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। समग्र योग शब्द पद को किसने लोकप्रिय बनाया है, किसने बनाया है, श्री अरबिंदो ने बनाया है। रामकृष्ण परमहंस की यहाँ भी बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, श्री अरबिंदो। अब देखते हैं हम अगला सवाल। ये देखिए, ये है अगला सवाल, हाईली रिपीटेड, उच्चतम रिपीटेड सवाल है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक की बात हो रही है, संबंध की दुर्बलतम डिग्री वाले चर का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स विद द वीकेस्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे डिग्री कैसी है, वीकेस्ट की बात हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट की बात नहीं हो रही है। कई बार ये 19 में रिपीट हुआ, 20 में, 21 में, हर बार लगभग ये रिपीट होता ही है, इसलिए कहा जाता है आपसे पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस, और जो लोग कर रहे थे उनको मालूम ही है पीवाईक्यू कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने किया है उनको समझ में आ रहा है पीवाईक्यू से सवाल आए हैं, जिन्होंने नहीं किया है उनको लगेगा कि सारे अननोन सवाल थे। अननोन वाले भी हैं, वो मिलेंगे आगे आपको। -0.84, -0.56, +0.75, +0.08, 0 +1 -1, कुछ इस प्रकार से बनती है टेबल। 0 के जितना पास होगा उतना क्या होता है, उतना वो दुर्बलतम होता है, उतना वो क्या होता है, यहाँ पे वीकेस्ट डिग्री शो करता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सबसे पास में कौन है, यहाँ पे देखिए, ये है आपका -1, ये है आपका +1 और ये है आपका 0। तो यहाँ पे क्या है, +0.8, +0.8, फिर +0.75, यहाँ पे देते हैं +0.75। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका -0.56, -0.56 और यहाँ पे -0.84। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के सबसे पास में कौन है, 0.8, +0.8 और ये कितना है 0.5, है ना, तो ये आ जाता है आपका 0.08, सबसे पास में हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होता है। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता प्लस में है, नेगेटिव में है, सकारात्मक में है, नेगेटिव में है, कोई मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, 0 से कौन ज्यादा पास में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, +0.08। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, इफ ऑब्जर्वर्स डिसएग्री 15 टाइम्स आउट ऑफ 75 देन द इंटर रीडर रिलायबिलिटी इज। अब ये रिसर्च टेस्टिंग का सवाल है या फिर ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। यदि प्रेक्षक 75 में से 15 बार असहमत होते हैं तो अंतः रेटर विश्वसनीयता कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होती है, अंतः रेटर विश्वसनीयता क्या होती है। खैर वैसे अगर नहीं भी मालूम है तो भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कैसा होना चाहिए, गणित का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। इफ ऑब्जर्वर्स, यदि प्रेक्षक जो है क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं 15 बार, 15 बार क्या कर रहे हैं, वो डिसएग्री कर रहे हैं आउट ऑफ 75, यानी कि 75 बार में से अगर कोई चीज 75 बार हो रही है उसमें से 15 बार जो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर डिसएग्री कर रहे हैं।
तो ठीक है, तो वहां पे इंटर रेटर रिलायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 50%, 80%, 20%, 60%। ठीक है, यदि प्रेक्षक 75 में से 15 बार असहमत होते हैं तो अंतः रेटर विश्वसनीयता कितनी होगी? 50%, 80%, 20%, 60%। यहाँ पे उत्तर कितना होगा? उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2, 80%। ठीक है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी कितनी आ जाएगी वहां पे? 80% हो जाएगी। अगर आप 75 में से 75 बार एग्री करते कितनी हो जाती वहां पे? 100% हो जाती। 75 में से कितना कर रहे हैं? 15 बार डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 15 बार डिसएग्री कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पे आपके कितनी बार? 60 बार ही क्या कर रहे हैं? वहां पे एग्री कर रहे हैं। मतलब 75 में से 60 बार एग्री कर रहे हैं, तो निकाल लेंगे, सिंपल परसेंटेज निकालना है हमको। कितना कर रहे हैं वो? 60 बार एग्री कर रहे हैं 75 में से इंटू 100, इसको निकालेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा आपका जो सही आंसर है वो कितना है आपका? 80%। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 80%। ठीक है, तो कई बार आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका जो कॉग्निशन है, संज्ञान है, उसको लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई टेक्निक्स हैं, इसको हाफ करिए देन हाफ करिए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट है, इजी है। थोड़ा सा देखिए, प्रश्न सीधा नहीं पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ दिया है। अब कोई बोले इसके लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी जानने की, तो मतलब वो क्या है, केवल औपचारिकता हो रही है, कोई जरूरत नहीं है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस वहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, ओके। और अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो क्या कर ज्वाइन कर लीजिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कराते हैं, प्रमोशन कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, ज़रूरी है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है, लोग यहाँ वहाँ मतलब ठीक ही है चले जाते हैं, लेकिन कोर्स करा रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए, आराम से एग्जाम एंजॉय करिए। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए, ये अगला सवाल जो हमने कराया था एग्जाम के कुछ ठीक 2 दिन 3 दिन पहले ही इसकी प्रैक्टिस कराई गई थी हमारे बच्चों को, और ये लगभग सभी का सही उत्तर होगा। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 12 ऑन अ टेस्ट, किसी छात्र के जो है एक परीक्षण में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 12 अंक प्राप्त करता है। विच द मीन इज 16, मध्यमान 16 है वहां पे, मानक विचलन कितना है? 4 है। व्हाट इज हिज जेड स्कोर? -1.0 जो है इसका सही आंसर है। क्या होगा? सिंपल सी आपकी कर्व बनेगी, 16 बीच में आएगा, 4 इस तरफ ऐड होते जाएंगे, 4 इस तरफ माइनस होते जाएंगे। जेड स्कोर आपको मालूम है 1 2 3 -1 2 3 ऐसे करके निकाल लेंगे। 12 जहां पे आता है वो कितना होगा? वो होगा आपका -1.0। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर है। और यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखिए क्या है, आंसर गिवन बाय कैंडिडेट 1, है ना। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। विच स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, उपवलकुटीय तंत्र, उपवक्लुटीय, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लुट चुकी है, उपवक्लुटीय तंत्र की कौन सी संरचना भय संबंधी भावात्मक व्यवहार के निमंत्रण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी है? यहाँ पे देखिए क्या है, आपको शादी पार्टी में आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निमंत्रण कर रहे हैं कि आप आइए और निमंत्रण के द्वारा अपना जो है आंसर गलत कर लीजिए। ठीक है, निमंत्रण नहीं, यहाँ उनको कहना था नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इमोशनल बिहेवियर ऑफ फियर, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, सिंगुलेट गायरस, मेमोरी बॉडीज। एमिगडाला, हिपोकैम्पस, सिंगुलेट जाइरस, कभी जाइरस करेंगे कभी गायरस करेंगे। और यहाँ पे चुचुकाकार स्तनपीय जीव। अब ये चुचुकाकार छोड़िए, सही उत्तर क्या है इसका? एमिगडाला। आप जानते हैं भय संबंधी जो आपके बिहेवियर व्यवहार कंट्रोल कौन करता है? आपका एमिगडाला। सारी चीजें किसके पास है? आपके एमिगडाला के पास है, आपके गल तुंडिका के पास है। तो ये हो जाता है इसका सही उत्तर। ठीक है, अब तो देख लीजिए, अभी तक हमने इजी वाले सवाल, आसान आसान वाले सवाल, आपको लग रहा है कि काश हम भी बैठ गए होते। चलिए थोड़ा सा अब आपको डराते हैं। ये देखिए अगला सवाल। आरईएम स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, निम्नलिखित दशाओं में से कौन आरईएम निद्रा की विशेषता है? ये सारे ऑप्शन आपने जीवन में पहली बार सुने होंगे। ठीक है, पीओजी तरंगे, यूएलपीए, उलट पलट, फ्लिप फ्लॉप, हिस्टामीन। ठीक है, बाद में बैठ के बोलना काफी आसान है कि ये सब तो हमको बनता है। ठीक है, रियल टाइम में आप क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे और ये जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। पीजीओ वेव्स जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, एग्जाम हॉल के निकलने के बाहर तो आप गूगल करके सारी चीजें आपको उत्तर मालूम पड़ जाएंगी, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने एग्जाम हॉल के अंदर क्या सोच के आपने उसको मार्क किया है ना, वो ज्यादा डिपेंड करता है। आरईएम स्लीप के बारे में बात करें, उल्पा कभी नहीं सुना, फ्लिप फ्लॉप कभी नहीं सुना, हिस्टामिन कहीं नहीं सुना, लेकिन आपको ये मालूम है कि हाँ कुछ वहां पे वेव्स तरंग की बात होती है, थीटा डेल्टा वगैरह वो सब होती है। उससे थोड़ा सा और एडवांस कर दिया, यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है। सही उत्तर क्या है इसका? पीजीओ वेव्स, पीजीओ तरंगे। ठीक है, और इसका उत्तर हिस्टामिन भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये भी इंक्लूड होता है, बट ठीक है, फिलहाल पीजीओ वेव्स जो है इसको सही माना गया है एनटीए के द्वारा।
ठीक है, ये सारे उत्तर जो है आपके एनटीए के आंसर की से आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम अगले एक और टफ सवाल के ऊपर। ये देखिए, ये है वो सवाल, द काउंसलर, आपकी काउंसलिंग से, आपके निर्देशन से पूछा जा रहा है। द काउंसलर कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर अ रफ असेसमेंट ऑफ सिविरिटी ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम प्रिस्क्राइब बाय मेहराबियान एंड रीड। 1969 में पहली बार एनटीए ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मेहराबियान एंड रीड कहाँ से खोज के लाए हैं उसको पता नहीं है। डिस्ट्रेस प्लस अनकंट्रोलेबिलिटी इनटू फ्रीक्वेंसी, ये सब जो ऑप्शन दिए हैं, संकट, अनियंत्रणात्मकता, बारंबारता। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है उसको हम देख लेते हैं सीधे सीधे। टफ सवाल है, यही जो है कट ऑफ आपका निर्धारित करेगा। जितने लोग इसको सही करेंगे उनको थोड़ा सा फायदा होगा, बाकी अधिकतर लोग जो है 80% लोग क्या है इसको गलत करेंगे अगर उनका जो लक्ष्य साथ में सही नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में 4 ऑप्शन है, एक को मार्क करना ही है आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसका जो सही आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर किसी काउंसलर को किसी परामर्शदाता रोगी की समस्या की गंभीरता के अपरिष्कृत आकलन के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर सकता है। कौन सा सूत्र है वो? डिस्ट्रेस इंटू अनकंट्रोलेबिलिटी इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संकट गुणा अनियंत्रणात्मकता गुणा बारंबारता। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेगा वो। अब ऐसे सवालों के लिए परेशान नहीं होना है, अगली बार शायद ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसको सिर्फ देख लेना है सही उत्तर क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना है, जान लेना है, और फिर अगर ज्यादा कुछ समझ में ना आए तो क्या करना है मालूम है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद प्ले थेरेपी। खेल चिकित्सा से संबंध कौन रखता है? एरिक बर्न नहीं, ये तो हमारे रखते हैं किससे संबंध, टी एच संबंध रखते हैं। इनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। एलिजाबेथ हरलॉक, गेरार्ड एगान, वर्जीनिया एक्सलीन। एरिक बर्न नहीं है, एलिजाबेथ हरलॉक नहीं है, जेरार्ड ईगन नहीं है, और यहाँ पे वर्जीनिया एक्सलीन है इसका सही उत्तर। ठीक है, ये भी वो सवाल है जो आपको टफ प्रतीत होगा एग्जाम हॉल के अंदर। बाहर निकल के तो सब इजी है, 100 के 100 सवाल आपको बन जाएंगे बाहर निकल के। ठीक है, लेकिन उस 3 घंटे के दौरान आप जहां आपको पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है ना, वहां पे ये मुश्किल है, वहां पे ये मुश्किल सवाल हो जाता है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू अ कार्डियक पेशेंट्स बिहेवियर ऑफ एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट। ये सवाल देखने में जितना आसान लग रहा है, जब आप इसका उत्तर देने बैठेंगे, है ना, सिचुएशन में ध्यान रखना रियल टाइम वाले। यहाँ बैठ के तो सब हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन वहां पे रियल टाइम में ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है। अच्छा सवाल है ये, गुड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, अपना संज्ञान लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में से कौन उपचार के अनुपालन के लिए हृदय रोगी के व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं है? Which of the following is not relevant to a cardiac patient's behavior of adherence to treatment? Self efficacy, स्व प्रभावकारिता, perception about how serious is the condition, दशा के गंभीर होने के बारे में बोध, हास्य बोध, स्वास्थ्य पर कितना नियंत्रण किया जा सकता है का बोध। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 3, सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, हास्य बोध की यहाँ पे बात हो रही है। और जरा सा यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा प्रमोशन, यहाँ पे देखिए ये है प्रमोशन। ठीक है, सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3, और ये है इसका सही उत्तर, हास्य बोध। ठीक है, तो ये आपका जो संज्ञान डेवलप होगा उसके बाद ही आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं, अदरवाइज ये सवाल भी जो है टफ कैटेगरी में जाएगा। ऐसा कहीं आपको डायरेक्टली लिखा मिल नहीं जाएगा, जैसे मेमोरी के बारे में मिल जाता है और कई सारी चीजों के बारे में मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो ये था आपका सवाल। इसी के नीचे देखिए एक और सवाल यहाँ पे, ये वाला, which of the following is not a risk of factor for hypertension। ठीक है, हाइपरटेंशन के संबंध में कौन एक रिस्क फैक्टर नहीं है? उच्च रक्तचाप, रक्तपात तनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन एक जोखिम कारक नहीं है? जोखिम नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है। ओबेसिटी बिल्कुल है, एथेरोस्क्लेरोसिस बिल्कुल है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बिल्कुल नहीं है, एक्सपोजर टू स्ट्रेस बिल्कुल है। ठीक है, मोटापा का है आपको हाइपरटेंशन दे सकता है, जोखिम करा सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकता है, बहुल स्क्लेरोसिस जो है आपका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो आपका माइलिन शीट के डैमेज से, जो आपने यूनिट 4 में भर भर के लेक्चर देखा था, अगर आपने उसको सीरियसली देखा है तो वहां कभी भी हमने टेंशन की बात नहीं की, आप इसको आंख बंद करके इसको मार्क कर सकते थे, और यही जो है इसका सही उत्तर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, बहुल स्क्लेरोसिस जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओबेसिटी से क्या होगा? हाइपरटेंशन, इससे भी होगा और इससे भी होगा, केवल मल्टीपल स्क्लेरोसिस से नहीं होगा, केवल बहुल स्क्लेरोसिस से नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड पैटर्न चेंज कर दिया, 2021 में पूछा गया था। इससे संबंधित भर भर के आपको यूनिट 4 के लेक्चर्स दिखाए हैं, वहां पे इसी की बात की थी, इससे क्या क्या हो सकता है,
पूरी चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन वहाँ कहीं भी हमने हाइपरटेंशन की बात नहीं पढ़ी। तो जो चीज़ नहीं पढ़ी वो अगर दिया हुआ है तो कभी कभी उत्तर, वो भी कभी कभी नहीं, हमेशा वही उत्तर जो है सही होगा। ठीक है, ओके। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ सवाल देखे आपने आपके यूजीसी नेट पेपर के अंदर जो पूछे गए थे 15 मार्च को। ठीक है, और इसी प्रकार के और क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो जल्द वीडियो पे हम सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको मिलते रहेंगे। एंड हम वेट करते हैं किसका, अभी आप कुछ क्लेम वगैरह करना चाहते हैं अपने आंसर्स तो क्लेम कर सकते हैं, जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से आप देख के क्लेम कर सकते हैं अपने आंसर्स कि ये सही है ये गलत है। ठीक है, कुछ बताएंगे आपको वीडियोस में, ठीक है, कि क्या हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, और इसको सही गलत करना है तो कर दीजिए क्लेम आप, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे आपके किसका, आपके कट ऑफ का वेट करेंगे। ठीक है, परेशान होते रहिए यहाँ वहाँ बड़े आराम से कि क्या कट ऑफ होगा क्या नहीं होगा। चेंज तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बस आप क्या लेंगे वहाँ पे, आप टेंशन लेंगे या फिर आप हाइपर टेंशन भी ले लेंगे। ठीक है, तो वो सबसे बचिए, कट ऑफ वगैरह की ये सब जो बातें हैं इनसे दूर रहिए। अपना किस पे ध्यान दीजिए, अपने रिवीजन फिर से स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही लग जाइए। अगर आपको थोड़ा भी 19-20 लग रहा है कि आप होंगे नहीं होंगे, चुपचाप क्या करिए, अपनी किताबें खोलिए और फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए जून 2023 के लिए। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो जून 2023 के लिए स्टार्ट करिए या फिर क्या करिए, यहाँ पे और 4-5 दिन अपने व्यर्थ गवाएं कट ऑफ और प्रिडिक्शन और उसके चक्कर में। ठीक है, अदरवाइज ध्यान रखिए जिसने आज स्टार्ट कर दिया वो आपसे एटलीस्ट 4-5 दिन तो आगे एडवांस वो हो जाएगा। ठीक है, एक एक दिन महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर आपका इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका अगले अटेम्प्ट में हो जाए, क्योंकि आप उस माहौल में आके बैठ चुके हैं, उस माहौल में देख चुके हैं आप क्या कैसी चीजें होती हैं, आपको एक जनरल आइडिया है ना। आपको क्या करनी है, आपको केवल रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है और मेहनत करनी है खूब सारी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे जून के अंदर भी आपका उन 6% लोगों के अंदर आपका भी नाम आ जाएगा। ठीक है, और अगर कैसे करना है क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चुपचाप से क्या करिए, आराम से हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं, आपको जाना जा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हमारा जो कोर्स है एडवांस कोर्स, उसको ज्वाइन करिए आराम से। लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे ही, आराम से उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज क्या है, स्वयं के आप नोट्स बनाइए। ठीक है, प्लस उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए हमारे साथ, है ना, गूगल फॉर्म्स के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू उनको दीजिए, उनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, डाउट्स वगैरह पूछिए। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो अपना एग्ज़ाम है उसमें आपका एनटीए जून 2023 का, उसको आप डेफिनेटली दे सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन है आपको मालूम है हिंदी मीडियम में विशेष तौर पे कराई जाती है, साथ ही साथ आपके इंग्लिश मीडियम में भी कराई जाती है। तो जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल है आप उसको ध्यान रखिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग के लिए एक अलर्ट, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ज्वाइन करना ही है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ भी आप, देखिए आपकी मर्जी है, कुछ कह नहीं सकते इसमें विषय वस्तु में, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे। ठीक है, और शेर की कहानी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंद पिंजरे में जो है वो तो मूंगफली मारते हैं बच्चे भी, लेकिन जब खुले मैदान में सामना होता है तो फिर गलतफहमी जो है दूर हो जाती है। इसका ध्यान रखिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट एनटीए कट ऑफ जो भी पेश करेगा उसके लिए। ठीक है, अलग अलग के लिए आएगा, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, हो सकता है तो आपका नाम आ जाए इसी बार में, हम तो यही चाहेंगे, यही दुआ करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, इसी बार आपका नाम आ जाए ताकि आपको जून के लिए और मेहनत ना करनी पड़े, ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और कुछ अगर आपका डाउट वगैरह है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अब यहाँ पे इससे बचिएगा कि आप यहाँ कमेंट करें नीचे कट ऑफ कितना जाएगा और क्या जाएगा, वो सब मतलब बकवास है, उससे कोई बात से मतलब नहीं है। जो होना है वही होगा, आप जो करके आ गए हैं उसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते हैं। हाँ, ये चेंज हो सकता है कि आप जो आंसर क्लेम करेंगे, है ना, वो प्लस माइनस आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कितना होता है वो डिपेंड करता है बस अब, है ना। बाकी जो होना था वो हो चुका है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो किसके हाथ में है, वो एनटीए के हाथ में है। आपको नहीं मालूम कितने लोगों ने फॉर्म भरा, आपको नहीं मालूम हर कैटेगरी से कितने लोगों ने फॉर्म भरा, आपको वो सब कैलकुलेशन, परसेप्शन, परपेंडिकुलर सब चीज़ें आपको कुछ भी नहीं मालूम है। आपको केवल क्या मालूम है, आपको मालूम है केवल ये। ठीक है, तो इस पे फोकस हो जाइए, इस पे अच्छे से फोकस रखिए, इसको गहन अध्ययन करिए इसका, सारी चीज़ें आसान होंगी धीरे धीरे।
ठीक है, एक बार में कुछ भी चीज़ आसान नहीं होगी, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, बात करेंगे किसी और चीज़ के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।